बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सबको पता है कि दोबारा से कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। इस वजह से हम जो है वो अब जो हमारा थोड़े टॉपिक्स रह गए हैं वो ऑनलाइन ही कवर करेंगे, ठीक है। तो उस सिलसिले में चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया हुआ था और मैंने आपसे ही पूछा कि मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो आप लोगों ने ही बताया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, लॉन्ग रन सप्लाई का ऑफ इंडस्ट्री, सनत का अरसे तवील का ख़त रसद, जो कि मेरे ख़्याल में पास्ट पेपर्स में काफ़ी सालों में जो है काफ़ी बार जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप निकाल लें। जो मेरे पास उर्दू की बुक है उसमें 569 पेज नंबर है, इंग्लिश वाले भी देख लें, चैप्टर नंबर 7, उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को निकाल लें तो हम इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब ये क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स में आएगा कि हाउ टू डेराइव द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, कि सनत कार से तवील का ख़त रसद किस तरह से अखज़ किया जा सकता है। तो डेफिनेटली सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशंस। सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी या जो तारीफ़ लिखनी पड़ेगी वो सबसे पहले आप लिखेंगे लॉन्ग रन, अरसे तवील से क्या मुराद है, ठीक है। सबकी किताबों में दी हुई हैं तारीफ़ें, मैं लिखूँगी नहीं यहाँ पे, मैंने जस्ट ये इसलिए इस तरह वीडियो बना रही हूँ, दूसरे आप स्क्रीनोमेटिक पे नहीं बना रही, बिकॉज इसमें जो ड्राइंग्स डायग्राम्स बनानी हैं वो फिर बनी बनाई हो तो आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है ना। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस लाइक दिस। अब अरसे तवील हम बार बार पढ़ चुके हैं। लॉन्ग रन क्या होता है कि लॉन्ग रन या अरसे तवील से मुराद ऐसा अरसा वक्त है इन विच न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट, एंड इफ़ सम ओल्ड फर्म कैन वांट टू लीव द मार्केट दे कैन लीव द मार्केट, ठीक है। फर्म्स कैन चेंज देयर साइज, फर्म्स कैन चेंज देयर क्या कहना चाहिए, होल जो उनका आउटपुट है, आउटले है, वो चेंज कर सकती हैं। सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म्स चेंजेस, ठीक है ना, कि नई फर्में भी आ सकती हैं मार्केट में, पुरानी छोड़ के जा सकती हैं, फर्में अपना साइज़ अपना जिसामत चेंज कर सकती हैं, और सनत में जितनी भी फर्में हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मसारफ़ पैदाइश है, वो भी तब्दील होते रहते हैं, ठीक है जी। इसलिए अब अगर तो इफ़ देर आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल द फर्म्स आर होमोजीनियस, अब वो कह रहा है अगर तो फर्मों में जितने भी आमलीन पैदाइश हैं, जो लैंड लेबर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन है, वो होमोजीनियस हो। मतलब ये कि अगर 4 फर्में काम कर रही हैं तो चारों का लेबर एक जैसा हो, लैंड एक जैसी हो, कैपिटल एक जैसा हो, ये मतलब है होमोजीनियस से। अगर if this is possible कि all the factors of production in all the firms are homogeneous, ठीक है, then definitely cost of production will be same। definitely देखो ना, जब मजदूर बिल्कुल एक जैसा है चारों फर्मों का, लेबर एक जैसा, लैंड एक जैसी है, कैपिटल एक जैसा है, ऑर्गेनाइजर एक जैसा एफिशिएंट है, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चारों फर्म्स की सेम होगी। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होगी तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली आपकी जो फर्म है उसकी आउटपुट डिटरमिन कहाँ से होगी। आउटपुट जो हमने डिटरमिन करने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्म की आउटपुट विल बी डिटरमिन एट द पॉइंट वेयर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व टचेज द एवरेज कॉस्ट कर्व्स मिनिमम पॉइंट, कि जहाँ पे मुख्ततिम लागत का ख़त, ठीक है, तो वहाँ कहाँ होगी डिटरमिन, आउटपुट आपकी कहाँ डिटरमिन होगी, जहाँ के लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो आपका मुख्ततिम लागत का ख़त है, इट टचेस, ये छू कर गुजरे किसको, लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को एट मिनिमम पॉइंट। लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके पस्तरीन नुक्ते से अगर ये टच करके गुजरेगा तो आपका जो है वो फर्म जो है वो फर्म कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रही है, फर्म इज़ हैविंग द नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए क्योंकि तमाम फर्म्स के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जैसे हैं, तो वो एक जैसा ही मुनाफा फिर कमाएंगी, क्योंकि लोगों की नज़र में ये नहीं होगा कि हम ए से ख़रीदें या बी से ख़रीदें या सी से, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सेम टू देम, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में जो हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंडीशंस। ये जो अरसे तवील का ख़त रसद है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस किस किस्म की हो सकती हैं। अब इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर जो आपकी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं दे आर अंडर द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, अगर वो कानून तकलील लागत के तहत हों, ठीक है, कानून तकलील लागत के तहत हों तो क्या होगा। नंबर 2 है इफ़ दे आर अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, अगर वो कानून यकसानी लागत के तहत हों। और तीसरा होगा कि इफ़ दे आर अंडर द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, अगर वो कानून तकसीर हासिल के ताबे हों। तो इन तीनों केसेस में आपकी फर्म्स जो हैं वो क्या हालात पैदा करेंगी और किस किस्म की उनकी कॉस्ट होगी और आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
ठीक है जी। अब फर्स्ट केस पहले करते हैं, इफ़ फर्म्स आर अंडर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, अगर फर्में जो हैं वो कानून तकलील लागत के तहत हों। अब तकलील लागत के तहत का मतलब ये है कि यानी व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, ठीक है ना। तकलील लागत का मतलब क्या, तकलील होता है कम होना, कि जब आउटपुट बढ़ती जाती है, पैदावार में इजाफा होता जाता है, तो जो फ़ी औसतन मसारिफ हैं, जो खर्चा है आपका, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एंड सप्लाई कर्व्स हैज़ द नेगेटिव स्लोप, और सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा हो जाता है, नेगेटिव स्लोप हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो फर्स्ट वन है, इसमें होता ये है कि जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ करती है, ठीक है, लॉ हमने पहले कह दिया कि जब आउटपुट इंक्रीज़ करेगी तो आउटपुट इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ करेगी, और जो सप्लाई कर्व है, जो मैंने पहले आपको तारीफ बताई, वो क्या होगा, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, ठीक है। अब वो कह रहे होता क्या है इसमें कि जब डिमांड इंक्रीज़ हुई, तलब में इजाफा हुआ, अब डिमांड इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो न्यू फर्म्स हैं वो एंटर होंगी मार्केट में, ठीक है, वो मार्केट में एंटर हो गई। जब मार्केट में एंटर हो गई तो जाहिर बात है कॉस्ट तो है ही कम, हमने पहले ही कहा ना कि कॉस्ट कम है, तो न्यू फर्म्स के एंटर होने से दे विल प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है ना। यानी आप कह लो इसमें आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले अगर 10 फर्में काम कर रही थी, तलब में इजाफा हुआ, नई फर्मों ने कहा कि ख़र्चा कम है, हम भी इस मार्केट में आ जाएं, वो भी इस मार्केट में घुस गई, उससे क्या हुआ, ओवरऑल आउटपुट में इजाफा हो गया। जब आउटपुट में इजाफा हो गया तो जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो फ़ी इकाई लागत है, वो और क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि तमाम फर्म्स की जो एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या होंगे, वो भी डिक्रीज़ कर जाएंगे, या वो भी पहले से कम हो जाएंगे, क्योंकि जब कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी तो कॉस्ट कौन सी, एवरेज और मार्जिनल, वो कॉस्ट कर्व्स कहाँ चले जाएंगे, पहले से निचली पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास, हम कह सकते हैं कि फिर प्राइस भी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने की वजह से जो क्वांटिटी है, आउटपुट है, उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और जो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा सप्लाई कर्व आपका, जैसे मैंने पहले बताया। अब उसको ड्रॉ करने के लिए देखें कैसे बना है, बहुत आसान डायग्राम्स हैं, डोंट यू वरी के डिफ़िकल्ट हैं, बहुत ही आसान, और ये पेपर में आई थिंक काफ़ी सालों में आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, पहले आपने यहाँ पे लेना है बच्चे पैदावार की मिकदार, अगर नज़र आ रहा है, हाँ जी, जिसको क्यू कहते हैं, आउटपुट लेवल। यहाँ पे हम लेंगे कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे प्राइस, ये क्योंकि यहाँ डिमांड कर्व बना है, और यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी सप्लाई, मिकदार रसद, ठीक है। आपको ऐसे कैमरा नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो पहला हमने लिया है क्यू के साथ कॉस्ट और रेवेन्यू, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फ़र्ज़ करें, अब ये परफेक्ट कंपटीशन आप सबको पता है, बार बार बताया हुआ है, ऐसे होता है ना, AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू P, ठीक है। और क्योंकि फर्म में एक जैसे होमोजीनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो हमने कहा है जब होमोजीनियस होगा तो सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे, और कौन सा प्रॉफिट अर्न करेंगे, शुरू में मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटर बनता है, जो शॉर्ट रन होता है थोड़ा सा यू बनता है, लॉन्ग रन में याद रखें थोड़ा सा आपने फ्लैटर बनाना है, और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा इसके बीच में से गुजरता है, ये भी आपको पता है, ठीक है, हमने पहले बनाया हुआ है। हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट में इस लाइन को टच करके गुजरता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता तो नीचे से गुजरता, और लॉस होता तो ऊपर से गुजरता। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी विल फाइंड द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपका तवाज़न आ गया। इक्विलिब्रियम को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी OQ, ठीक है जी। और इसी को आप आगे ले जाएं कहीं भी फर्जी, ठीक है ना। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये हम कह देंगे कि ये P अगर हमारे पास फर्स्ट थी तो यहाँ से जो आउटपुट आ रही थी दैट इज़ Q, और इस पर आप ड्रॉ कर लो कि ये हमारा जो है वो पहला डिमांड कर्व था, ठीक है ना, ये इतनी डिमांड शो कर रही थी। अब हमने क्या कहा, जो मैंने अभी तफसील बताई, कि क्योंकि कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम होने की वजह से न्यू फर्म्स विल एंटर इन द मार्केट, नई फर्म्स आएंगी तो दे विल प्रोड्यूस मोर गुड्स, यानी आउटपुट विल इंक्रीज, आउटपुट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, एंड पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेज मोर, और जो कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी, यानी जो लागत है और ज़्यादा कम हो जाएगी। अभी कम होगी तो डेफिनेटली ये ख़त कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आप कहते हैं AR इज इक्वल टू MR डैश पे हो जाएगा, नीचे की तरफ जब शिफ्ट होगा, इसको P डैश कहते हैं, नीचे तो हो गया। अब ये फैसला करना है कि ये डायग्राम इधर पीछे बनाऊँ या आगे। तो जब हम कह रहे हैं कि कॉस्ट कम होने से आउटपुट में इजाफा होगा, तो इजाफा कहाँ शो होता है, फॉरवर्ड शो होता है। अगर मैं कहती कमी होगी तो यहाँ बनाती है, मैं कह रही हूँ आउटपुट में इजाफा होगा तो आगे बनाऊंगी, यही डायग्राम मैं कहाँ बना दूंगी, आगे बना दूंगी। LAC डैश कह दो, नाम अगर चेंज करना है, और ये LMC डैश कह दो,
ये हमारा नया इक्विलिब्रियम बन गया ई डैश। यहाँ से नज़र आ रहा है आउटपुट में आपके पास, इसको Q1 कह दें, इजाफा हो रहा है। इसी को आप अब यहाँ पे भी आपने डॉट कहाँ लेना है, Q आगे करना है ना, तो आगे जाके डॉट कहीं भी लेने। ये सेकंड आपका यहाँ पे आ गया डी डैश, और इसको आप कह सकती हैं, या अगर आपके पास ई था तो इसको आप कह सकती हैं ये ई डैश आ गया, और यहाँ से आपके पास आउटपुट आ गई उसी तरह से Q1। अब बाय जॉइनिंग द इक्विलिब्रियम्स, ये जो दो इक्विलिब्रियम आपके पास आए हैं, इन दो को ज्वाइन करने से ये जो आपके पास ख़त बन रहा है LPS, ये क्या है, ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म है। यानी ये आप बता रहा है कि फर्म की तादाद बढ़ने से प्राइस जो है वो क्या हो गया, OP से कम होके OP डैश पे चली गई है, और जो फर्म्स हैं डेफिनेटली दे विल इंक्रीज़ द आउटपुट, वो चीज़ें ज़्यादा सेल कर रही हैं, और चीज़ें ज़्यादा सेल करने की वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व बना है इट हैज़ द नेगेटिव स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप रखता है, इस तरह का बना है ना, डिमांड कर्व की तरह बना है, इट हैज़ द नेगेटिव स्लोप, इसका मनफी झुकाव है। अब ये कंडीशन कब प्रिवेल होती है, ये कंडीशन तब प्रिवेल हो सकती है जब नई फर्म्स की एंट्री से एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, जो बैरूनी फ़ायदे हैं फर्मों को हासिल होते हैं, जो इसको बैरूनी का फ़ायदे कहा जाता है, अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, अगर फ़ायदे कम नहीं होंगे तो फिर कॉस्ट में भी कमी नहीं आएगी। यानी जब मार्केट एक्सटेंड होती है और फर्मों को फ़ायदे जब बहुत ज़्यादा हासिल होना होते हैं तो हमें ये कंडीशन जो है वो देखने की में नज़र आती है, बट इट इज़ वेरी रेयर इन रियल लाइफ। लेकिन ये कंडीशन अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर जो है, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट सप्लाई कर्व हैज़ द नेगेटिव स्लोप। अमली प्रैक्टिकल तौर पे ये बहुत नामुमकिन है कि सप्लाई कर्व का जो है वो नेगेटिव स्लोप हमारे पास नज़र आए। ठीक है बच्चे, फिर आ जाता है सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। कांस्टेंट कॉस्ट जिसको आप उर्दू में कहेंगी कानून तकलील यकसानी मसारिफ। और यकसानी मसारिफ कांस्टेंट का मतलब है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, ठीक है ना, कि जब आपकी कॉस्ट में किसी किस्म का कोई इजाफा या कमी ना हो, ठीक है, आपकी अगर आमदीन पैदाइश की रसद लचकदार हो, ठीक है, अगर फर्म्स के जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सप्लाई इलास्टिक सप्लाई हो। इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि वेन एवर यू वांट टू हैव मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू कैन हैव देम, ठीक है, कि जब आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए हों तो वो आपको पुरानी कीमतों पर ही दस्तयाब हों, ठीक है, और वेन एवर फर्म्स वांट टू इंक्रीज देम दे कैन इंक्रीज देयर नंबर इन द प्रीवियस प्राइस। गवर्नमेंट फर्म जो है वो पुरानी कीमतों पे ही लैंड लेबर कैपिटल को यूज़ कर सके, तो उस सूरत में क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट चेंज, ठीक है ना। कॉस्ट चेंज कब होती है, मजदूर महंगा हो गया, मजदूर सस्ता हो गया, क्योंकि जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आपकी प्राइसेस ही सेम रहेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी, सेम रह जाएगी, और उसमें अगर आपकी नई फर्म्स आती हैं मार्केट में या पुरानी फर्म्स चली जाती हैं तो भी आपके जो है वो आउटपुट के ज़्यादा या कम होने के बावजूद भी जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क ना होने की वजह से फर्मों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए उसी तरह से ये क्यू यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट आएगा, इसी तरह से यहाँ पे वही डायग्राम, यहाँ क्यू बनेगा क्वांटिटी सप्लाई का, और यहाँ प्राइस बनेगी, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट लाइन हम बनाएंगे, क्या होती है, AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू P। नॉर्मल प्रॉफिट बनाना होता है तो ये आपको पता है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन जो है वो एवरेज कॉस्ट है, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ से आउटपुट आ गया Q। इसी को आगे लेके जाएं, कहीं भी फर्जी लाइन ले लें, फर्स्ट पॉइंट ले लें जिस पे आपने डिमांड कर्व बनाया था, ये आपके पास आ गया Q और यहाँ पे आ गया P, इसका नाम दे देंगे डिमांड कर्व है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको नए मजदूर चाहिए भी, आउटपुट इंक्रीज़ करनी है, इफ़ डिमांड इंक्रीजेस देन आउटपुट इंक्रीज़ करने पे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स दिस विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड। ये कर्व आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कर्व आपका जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी इससे आपकी आउटपुट में तो इजाफा होगा लेकिन ख़र्चे में देख लें, कीमत में देख लें, किसी किस्म का कोई इजाफा जो है वो आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना, इट विल रिमेन द सेम, इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा जो है वो नहीं होगा। तो फिर अगर इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ये क्या है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहे हैं, नज़र आ रहा होगा, सीधी लाइन बन रही है। तो इस सिलसिले में जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म है वो क्या है, वो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की तरफ बनता है, जिसको आप कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक जो है वो सप्लाई कर्व बनता है, यानी कि इसमें कोई प्राइस ज़्यादा हो या कम, इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड वन इज़ द इन केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट,
कि अगर आपके ख़र्चे में इजाफ़ा हो जाए, तीसरा केस जो मैंने लिखवाया था वो क्या था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, कि अगर आपका कानून तकसीर मसारिफ के तहत फर्में काम कर रही हो। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर वी वांट टू इंक्रीज़ द आउटपुट पर यूनिट कॉस्ट विल इंक्रीज़, कि अगर हम पैदावार में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो हमारा लागत जो है, ख़र्चा जो है, उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफ़ा हो जाएगा, और जो हमारा कर्व है इट विल हैव द पॉजिटिव स्लोप। डेफिनेटली उसका स्लोप सप्लाई कर्व का कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज़ हुई, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, न्यू फर्म्स उसी तरह से एंटर हुई। अब न्यू फर्म्स के एंटर होने से क्या हुआ, क्योंकि इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हैं, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे मिल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपकी जो कॉस्ट है वो पहले से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट केस था जिसमें डिमांड इंक्रीज़ हुई, न्यू फर्म्स एंटर हुई, लेकिन आपको मुलाजिम और सस्ते मिलना शुरू हो गए बिकॉज दे वर एबंडेंट, वो ज़्यादा मिकदार में थे, तो आपका कर्व नीचे शिफ्ट हो गया था। इसमें यह था कि कॉस्ट इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज़ हुई, बट पुरानी कीमतों में ही आपको मजदूर मिल गया, इस वजह से कॉस्ट में कोई फ़र्क ना पड़ा। ये तीसरी कंडीशन है, देखिए कि ये डिफरेंट कंडीशन हैं, दे आर द पॉसिबिलिटीज़, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या है कि आपके पास फर्म का जो है वो कर्व जो है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो गया है, ठीक है ना। इजाफे की वजह से आपने देखना है कि फिर आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वांटिटी, सप्लाई और प्राइस आ जाएगी। अब इसमें देखें आपके पास ये आ रहा है AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू P। उसी तरीके से ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये E है, यहाँ से आपके पास Q आ गया, इसी का फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लें, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व आ गया, ये आपका E आ गया, और यहाँ से आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया Q, और यहाँ से P। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ने से नई फर्म्स आई, नई फर्म्स क्योंकि आपको नई फर्म्स एंटर होने से लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन आपको महंगे मिले, महंगे मिलने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नीचे की जगह कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और ऊपर की तरफ भी पीछे नहीं शिफ्ट होगी, कहाँ होगी, आगे, क्योंकि साथ क्वांटिटी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि नई फर्म्स जब आएंगी तो डेफिनेटली आपकी मिकदार में इजाफा होगा। डिमांड बढ़ी है ना, तो मिकदार आपने बढ़ानी है। तो ये P डैश प्राइस क्या हो जाएगी, राइस कर जाएगी, यहाँ से आउटपुट उसी तरह राइस कर रही है, ठीक है। इसको आगे ले जाएं यहाँ से भी, क्योंकि आपने प्राइस को तो राइस दिखाना ही है। यहाँ पे आपके पास ये नया आ जाएगा D डैश, ये आपका E डैश आ जाएगा, यहाँ से आपकी आउटपुट Q1 आ जाएगी। तो अब ये जब E और E डैश को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा जो नया LPS है, ये क्या है, इट हैज़ द पॉजिटिव स्लोप कर्व। ये LPS हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स में नेगेटिव स्लोप बनेगा डिमांड कर्व की तरह, विच इज़ वेरी रेयर। कांस्टेंट रिटर्न्स में स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स में पॉजिटिव, इंक्रीजिंग कॉस्ट में पॉजिटिव स्लोप कर्व जो है वो हमारा बन जाएगा। ये तीन हमारे केसेस थे जो कि हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में आपका जो सप्लाई कर्व है वो किस तरह से अखज़ किया जा सकता है। फिर इसी के आगे एक उन्होंने, अगर याद हो, छोटी सी और डायग्राम बनाई है जो कंबाइन की बनाई है, वो भी बना के दिखा देती हूँ। उसमें उन्होंने इस तरह से किया है कि यहाँ पे पैदावार आउटपुट ले ली है और यहाँ पे प्राइस ले ली है, ठीक है। इसमें अब उन्होंने मुख्तलिफ केसेस बताए हैं, देखें। जैसे फर्स्ट उन्होंने यहाँ क्या है, AR इज़ इक्वल टू, उसी तरह MR इज़ इक्वल टू P, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कहा है, ये सेकंड केस है, AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू P, और ये थर्ड केस है जिसको कह रहे हैं AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू P, ठीक है जी। अब इसमें बता रहा है कि अगर शॉर्ट रन कर्व जो है वो इस किस्म का बनता है, ठीक है ना, शॉर्ट रन सप्लाई का वैसा बनता है, तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व डेफिनेटली उसके मुकाबले में थोड़ा सा कैसा बनता है, आपका थोड़ा सा फ्लैटर बनता है। यानी वो तीनों में बता रहा है। शॉर्ट रन में अगर ये देखें, ये E डबल डैश पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे E डैश पे इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे E पे इक्विलिब्रियम होगा। E पे इक्विलिब्रियम है तो आउटपुट कितनी आ रही है, Q आ रही है। E डबल डैश पे इक्विलिब्रियम है तो आउटपुट कितनी आ रही है, आउटपुट बड़ी है, Q डैश आ रही है। और E डबल डैश पे इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन में तो आउटपुट कितनी आ रही है, Q डबल डैश आ रही है। जबकि लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में P लेवल पे तो सेम इक्विलिब्रियम आउटपुट आ रही है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन पे P इधर जाके देखें, P डैश पे, तो P डैश जो है वो यहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज़ पॉइंट F। ये लॉन्ग रन में यहाँ कहीं जाके आउटपुट आ रही है, और जब P डबल डैश पे जा रहा है तो वो यहाँ जा रहा है, यानी यहाँ पे उसके पास P जो है वो N की सूरत में जो है वो इजाफा हो रहा है। यानी यहाँ पे बता हुआ ये रहा है कि जब OP प्राइस है, ठीक है, सबकी बुक्स में बनी हुई है, जब OP प्राइस है तो जो आपकी इंडस्ट्री की क्वांटिटी है वो कितनी है, OQ आ रही है, क्योंकि E पॉइंट जो है वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों को शो कर रहा है। तो इंडस्ट्री की ओवरऑल सप्लाई कितनी आ रही है, एक्स एक्सिस से देखें OQ आ रही है। अब
जब प्राइस बढ़ गई ओ पी डैश पे, ठीक है, ओ पी डैश पे जब आपकी प्राइस बढ़ी, ये देखो, तो ओ पी डैश पे प्राइस बढ़ने से शॉर्ट रन में आपकी क्वांटिटी में इजाफा हुआ, रसद में इजाफा हुआ ओ क्यू डैश तक। और इसी मौके पे लॉन्ग रन में अगर आप देखो ओ पी डैश पे, तो लॉन्ग रन में आपकी क्वांटिटी में इजाफा हुआ ओ एम तक। डेफिनेटली शॉर्ट रन में मिकदार में थोड़ा इजाफा हुआ ओ क्यू तक, ठीक है। यानी इसको यूँ कर लो कि ओ पी जब प्राइस थी आपके पास, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, यहाँ पे थी आपके पास क्वांटिटी सप्लाई ओ क्यू थी, ठीक है। अब जब आपकी प्राइस राइज की और हो गई ओ पी डैश, तो ओ पी डैश में शॉर्ट रन में आपके पास क्वांटिटी कितनी आ रही है बच्चों, क्वांटिटी आ रही है ओ क्यू। और लॉन्ग रन में आपके पास क्वांटिटी कितनी आ रही है ओ एम। डेफिनेटली शॉर्ट रन के मुकाबले में लॉन्ग रन की क्वांटिटी ज़्यादा है। फिर प्राइस इंक्रीज़ हुई तो कहाँ चली गई, ओ पी डबल डैश पे, ठीक है। ओ पी डबल डैश पे जब गई तो शॉर्ट रन में आपकी जो प्राइस है वो कितनी चली गई शॉर्ट रन में आपकी प्राइस आउटपुट कितनी हो गई ओ क्यू डैश। और लॉन्ग रन में आपकी आउटपुट को देखो आगे कितनी चली गई क्यू से, वो आपके पास ओ एन तक चली गई, ठीक है ना। तो यानी इससे पता चलता है इसकी वजह क्या है कि शॉर्ट रन में तो ना न्यू फॉर्म्स एंटर हो सकती हैं ना पुरानी फॉर्म्स छोड़ के जा सकती हैं, सिर्फ डबल शिफ्ट से ही वो आउटपुट बढ़ा सकती हैं, इसलिए उनकी आउटपुट में इंक्रीज़ थोड़ी है। जबकि देखो ना, ये ओ क्यू डैश है और ये ओ एम है, ये ओ क्यू डैश डबल डैश है, ये ओ एन है। लॉन्ग रन में इंक्रीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है, बिकॉज लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट, और अगर पुरानी फर्म्स को नुकसान नज़र आता है तो दे कैन लीव द मार्केट। इसीलिए शॉर्ट रन का जो कर्व है इट इज़ निस्बतन relatively लेस इलास्टिक, और जो लॉन्ग रन का कर्व है इट इज़ relatively मोर इलास्टिक, ये स्लोली ऊपर चढ़ रहा है। और जो शॉर्ट रन का कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैटर स्टीपर बना है, लेस इलास्टिक कर्व है, जिसमें तेज़ी से ऊपर चढ़ने का जो है वो रुझान पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ लें। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी शेयर कर दें कौन सा है, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको कल फिर उसकी वीडियो जो है वो बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि कोई पता नहीं क्लासें जब भी लगेंगी ईद के बाद हम पता नहीं पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो ठीक है ना, आप इस तरह से अपने लेक्चर्स को जो है वो प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। और पिछला सारा काम मैथ्स का साथ साथ बच्चों करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, बार बार घर में टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ें अच्छे तरीके से, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।